तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से एक बार फिर से आप सबका। और जैसे कि हमने वादा किया था कि कुछ एसएसबी रिलेटेड गाइडेंस के सेशन लगातार आपके सामने जारी रहेंगे। क्रमशः हम बात कर रहे हैं इंटरव्यू पार्ट को लेकर के, स्क्रीनिंग को लेकर के, साइकोलॉजी को लेकर, जीटीओ को लेकर के। आज उसी कड़ी में जो सबसे अहम सेगमेंट आता है साइकोलॉजी। अक्सर बच्चों को उसकी कभी रियल फीडबैक नहीं मिल पाती है। ड्यूरिंग इंटरव्यू हमें रियलाइज़ हो जाता है कि हमने एग्जैक्टली मिस्टेक किस तरह की किन जवाब को हम नहीं दे पाए, क्या वाकई में हमने अपना बेस्ट दिया कि नहीं दिया। पहले अगर हम जीटीओ की बात करते हैं तो ड्यूरिंग आउटडोर टास्क या इंडोर टास्क हम अपनी परफॉर्मेंस को आंक लेते हैं कि एग्जैक्टली मेरा जिस लेवल का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था, आइडियाज़ होने चाहिए, तो हम दे पाए कि नहीं दे पाए। तो ये कहीं काफ़ी हद तक आपको पता चल जाता है। बट जब बात साइकोलॉजी पार्ट की आती है तो ये बड़ा कन्फ्यूजिंग रहता है कि सर एग्जैक्टली मैंने क्या किया, मुझ में क्या कमी थी सर, और किस वजह से मेरा रिजेक्शन हुआ है, मैं बेहतर कर पाया कि नहीं कर पाया, किन चीज़ों पे हमें सुधार करने की आवश्यकता है। आज इन्हीं सारी बातों को बहुत ही बेहतर ढंग से और क्लैरिटी के साथ डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल भाटिया सर अगेन, जो कि इलाहाबाद बोर्ड से ही एसोसिएट रहे हैं सर। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से सर। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड सर दिस सेशन इज ऑल अबाउट कि वी आर कमिंग आउट विद द समथिंग वेरी रियल, वेरी ओरिजिनल, बिकॉज आज थोड़ी सी डिजिटल दुनिया हो गई है, वर्चुअल दुनिया हो गई है सर। यूट्यूब काफ़ी एक्टिव प्लेटफॉर्म हो चुका है, तो बहुत सारे लोग आके सर बहुत सारा ज्ञान देते हैं, जो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ ना क्वालिफाइड है उसके लिए, ना उन्होंने वो स्टडीज़ की हुई है, ना उनको कोई DIPR की ट्रेनिंग दी गई सर उसके लिए। तो थोड़ा सा दुख भी होता है बहुत सारी चीज़ों को सुन के, बट इन सब के बीच ही हमारी जिम्मेदारी बनती है सर कि हम सही चीज़ें से बच्चों को अवगत कराएं। तो सबसे पहले सर साइकोलॉजी टेस्ट है क्या, इसके पीछे का प्रोस्पेक्ट क्या है, और एक कैंडिडेट के अंदर किन चीज़ों को देखा जाता है और क्या पैरामीटर है सर इसमें बेहतर करने के? सी बेसिकली साइकोलॉजी इज अ टेस्ट ऑफ योर माइंड, ओके, राइट। आपका दिमाग किसी चीज़ के बारे में कैसे चलता है, तो इसका जो जिस्ट है इस साइकोलॉजिकल टेस्ट का इज टू स्टडी हाउ योर माइंड रिएक्ट्स और रिस्पॉन्ड्स। राइट अभी ये जितने भी साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जी, जो SSB में, आपने नोटिस किया होगा सब में बहुत कम टाइम होता है। जैसे Right. स्टोरी राइटिंग 4 मिनट तो बहुत कम है, 4 मिनट के आधा घंटा भी बहुत कम है। तो 4 मिनट में आप कैसे लिखेंगे? WAT जैसे ये एक टेस्ट है जिसमें एक वर्ड आता है और आपको 15 सेकंड में उस वर्ड को देखना है, उसका मीनिंग इंटरप्रेट करना, अपने माइंड में एक सेंटेंस फ्रेम करना है और पेपर पे लिखना है। राइट। तो इसके हर टेस्ट के टाइम बहुत कम है टू अपेंड योर आंसर्स ऑन दैट शीट ऑफ पेपर। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों इसके कम टाइम दिए गए हैं हर टेस्ट के। राइट। उसका बैटल से रिलेटेड, कॉम्बैट से रिलेटेड ये ताल्लुक है। राइट। कॉम्बैट में क्या होगा? व्हेन द एनिमी कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, ही विल नॉट गिव यू टाइम टू थिंक, यू विल हैव टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। तो अगर इफ़ यू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली एंड इफ़ योर रिस्पॉन्स इज इनकरेक्ट तो आपका नुकसान होगा। Exactly. इफ़ यू टेक टू मच टाइम टू थिंक, ये दुश्मन सामने आ गया, ये सिचुएशन मेरे सामने आ गई, इसको सोचूं मैं कैसे करूं, तो सोचने का टाइम नहीं, बिकॉज देन द एनिमी विल रिस्पॉन्ड। तो उसी से रिलेटेड ये साइकोलॉजिकल टेस्ट डिज़ाइन किए गए हैं कि इन दैट शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, नंबर 1 कैन यू रिस्पॉन्ड, एंड नंबर 2 इज़ योर रिस्पॉन्स करेक्ट। तो एवरीबडी कैन रिस्पॉन्ड, लेकिन हो सकता है आपका रिस्पॉन्स गलत हो तो आपको नुकसान होगा। यहाँ आप सही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं लेकिन बहुत देर सोचने के बाद, तो वैसे ही आपका नुकसान हो गया। तो उसी के मद्देनज़र ये टेस्ट डिज़ाइन किए गए हैं कि कैन दिस कैंडिडेट रिस्पॉन्ड इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। इफ़ दैट रिस्पॉन्स इज़ करेक्ट, ऑब्वियसली यू आर सूटेबल टू बिकम एन ऑफिसर, अदरवाइज यू आर नॉट सूटेबल। और हर एक डिसीशन इन द आर्म्ड फोर्सेज, इट इज़ ऑल टेकन बाय ऑफिसर्स। जवान तो फॉलो करता है ऑर्डर्स। फैसला आपका, डिसीजन मेकिंग इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इफ़ योर डिसीजन मेकिंग इज़ स्लो और इफ़ इट इज़ इनकरेक्ट, तो दोनों हालत में आपका नुकसान होगा। राइट सर। तो दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये बनता है, जब हम टैट के फॉर्मेट को सबसे पहले डिस्कस करते हैं, टैट को अगर हम पूरा देखें तो 11 पिक्चर 1 by 1 है, देन 1 ब्लैंक पिक्चर। क्या एक्सपेक्टेशन होती है जब हम टैट में स्टोरी राइटिंग कर रहे होते हैं, तो कैंडिडेट से एक प्रैक्टिकल रियल एक्सपेक्टेशन क्या होती है और किस लेवल तक उन चीज़ों को मेंटेन करें? एक तो टैट में पीपल थिंक कि हमने 12 स्टोरीज नहीं लिख पाए तो हम तो मारे गए, ऐसा कुछ नहीं है। 12 नहीं लिख पाए, उनको भी मालूम है, जो असेसर्स हैं जिन्होंने ये टेस्ट डिज़ाइन किया है, दे ऑल्सो नो कि 4 मिनट में एक स्टोरी लिखने की तो बात अलग है, तो आपको 12 लिखनी है इतनी फुल स्पीड पे, तो एक आध छूट जाएगी, एक आध शायद गलत भी हो जाए, तो दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। 12 में से एक आध छूट गई, एक आध गलत भी हो गई, जैसा उनको चाहिए वैसी नहीं है, लेकिन 7-8 आपने ठीक कर ली, विच इंडिकेट्स योर लाइन ऑफ थिंकिंग
कि whether you're moving in the right direction, it is absolutely good enough for the psychologist to clear you. तो पहली चीज़ तो ये कि 12 की 12 ठीक हो और कंप्लीट हो, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत कम, मतलब हज़ारों में एक शायद कैंडिडेट होगा जो 12 स्टोरीज लिख ले और सारी ठीक ठाक हो। ऐसा आई हैव नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस हैपन। तो अगर आपकी 6, 7, 8 स्टोरीज से आपका लाइन ऑफ थिंकिंग कैसे, आपका थॉट प्रोसेस कैसे चल रहा है, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तो दिस इज व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि सर टैट के दौरान एक कैंडिडेट लाइक अगर वो सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहा है या फोकस कर रहा है, क्या उसको ख्याल रखना चाहिए? एक स्टोरी राइटिंग में क्या पैरामीटर्स हैं, किन बातों का हमें ख्याल रख के एक स्टोरी लिखनी चाहिए सर? राइट। टैट और पीपीडीटी का जो बेसिक स्टोरी राइटिंग का कॉन्सेप्ट है, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम, 100% द सेम। दोनों में उसका कॉन्सेप्ट एकदम एक जैसा ही है। और कॉन्सेप्ट क्या है? एनी पिक्चर, बेसिकली ये टेस्ट क्या है, पीपीडीटी एंड टीएटी, दीज आर टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन। आपको कोई चीज़ दिखाई जाए तो उससे आप कैसे उसको इमेजिन करते हैं टू क्रिएट समथिंग पॉजिटिव, राइट? अब ये दोनों टैट और पीपीडीटी में एक ही रिक्वायरमेंट है। द 3 रिक्वायरमेंट्स विच यू मस्ट मीट इन राइटिंग दैट स्टोरी। नंबर 1, द स्टोरी दैट यू राइट, it must be connected to the picture. Picture if it is related to a scene of water, कोई नदी का सीन है, कोई डूब रहा है या कोई बोट चल रही है, तो your story is to be based on water. कोई फायर एक्सीडेंट का सीन है, बिल्डिंग है, आग लग गई, तो your story must be related to either prevention of fire or anything to do with fire. It is something like जैसे स्कूल में जो 10वीं या 12वीं क्लास में कोई आपको निबंध लिखने के लिए दी गया, ट्रेन जर्नी, तो आपको ट्रेन जर्नी पे ही लिखना है। यू कैन नॉट राइट एन एसे ऑन माई बेस्ट फ्रेंड और द ताजमहल, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो उसी प्रकार फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि योर स्टोरी दैट यू आर राइटिंग मस्ट बी रिलेटेड टू द पिक्चर विच यू सॉ ऑन स्क्रीन। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, the story that you write must be practical and doable. It must be within human capability. कोई 12 मंजिल की बिल्डिंग आग लग गई और आप बोल रहे हो बाल्टी से पानी डाल के बुझा दें, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। तो ये स्टोरी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। तो पहले और दूसरा रिक्वायरमेंट तो करीब करीब सभी कैंडिडेट्स, मेजॉरिटी ऑफ देम ठीक कर लेते हैं। प्रॉब्लम आती है तीसरे रिक्वायरमेंट में, जहाँ असली पता चलता है आपका जो इमेजिनेशन कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग है। और व्हाट इज दैट थर्ड रिक्वायरमेंट? कि इट मस्ट ब्रिंग आउट समथिंग गुड happening not just to one person or one family but to the larger section of society. तो यहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट्स मार खाते हैं। जैसे कोई डूब रहा है, आपने स्टोरी लिखी कि वो जा रहा था, उसने देखा बच्चा डूब रहा है, उसको बचा लिया, तो that is okay, that is connected to the picture, your story. It is also practical and doable because if you are an adult और कोई आपको स्विमिंग आती है तो आप बचा सकते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन if you end your story here, it does not meet the psychologist's requirement, the third requirement. The third requirement is you have to extend your story, bring out an outcome where something which you do which will prevent such drowning incidents. Right. तो ये अगर आपने मीट कर लिया रिक्वायरमेंट, तो योर स्टोरी इज अ वंडरफुल स्टोरी, द साइकोलॉजिस्ट विल बी वेरी हैप्पी टू क्लियर यू। मतलब शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं, परमानेंट सोल्यूशन की ओर काम करना है। एग्जैक्टली, दिस इज ऑल अबाउट। और ऑब्वियसली इसके लिए सर बड़ी नेचुरल थिंकिंग चाहिए, बहुत ही क्रिएटिव माइंड चाहिए, और वाकई में कंस्ट्रक्टिव एंड मैच्योर बच्चा होना चाहिए। बिल्कुल, यस। और बहुत आसान भाषा में टेक्निकली सर अभी आपने टैट का ये बड़ा अच्छा निचोड़ बताया, और शायद मैं इनको कैमरे पे गाइड भी करना चाहता हूँ। सर ने 2 शब्दों में बहुत बड़ी बात की है कि आप ऑन द स्पॉट समस्या को समाप्त कर दे रहे हैं, दैट इज़ नॉट एनफ। आप हमेशा के लिए समाप्त हो कैसे कर रहे हो समस्या को, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। और जब तक वो प्रॉस्पेक्ट नहीं नज़र आता, आपकी असल में पर्सनैलिटी निकल के आती नहीं कि आप रियल में क्या हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे क्या है सर कि एक पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि आप अपने भाई को डूब रहा है तो बचाने का सेंस हो सकता है, या गैर डूब रहा है सेंस हो सकता है, बट जब आप ओवरऑल उस चीज़ के कंप्लीट सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं तो इंडिविजुअलिटी पे बेस्ड ही नहीं होता है, वो लार्जर जैसे सोसाइटी आपने ऐड ऑन किया कि वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और हर स्टोरी में सर ये एक्सपेक्टेशन तो होती है। बिल्कुल, डेफिनेटली। हाँ, और यही एक्सपेक्टेशन है एग्जैक्टली। अच्छा, इसी के बीच सर फिर 12वीं स्टोरी आ जाती है। ओके, 12वीं स्टोरी तो उसमें क्या होता है, दे विल शो यू अ ब्लैंक स्क्रीन एंड द साइकोलॉजिस्ट हैज गिवन यू द फ्रीडम टू इमेजिन अ पिक्चर ऑफ योर चॉइस एंड राइट अ स्टोरी। अब इसमें क्या करते हैं, स्टोरी लिखने से पहले इस पे 12वीं पिक्चर में एक सेंटेंस का एडिशनल रिक्वायरमेंट होता है। यू मस्ट डिस्क्राइब कि क्या इमेजिन कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, बिफोर यू राइट योर स्टोरी यू मस्ट से
आई सी अ मैन वॉकिंग थ्रू अ जंगल, उसके बाद आप अपनी स्टोरी लिखिए, राइट। तो उससे क्या होगा, जो साइकोलॉजिस्ट जो पढ़ेगा, हालांकि आप ये नहीं लिखेंगे तो भी स्टोरी से पता चल जाएगा उसको, लेकिन आपने उसका काम और ज़्यादा आसान कर लिया बाय राइटिंग वन एडिशनल सेंटेंस, लाइक आई सी एन ओल्ड मैन एंड अ यंग गर्ल टॉकिंग टू ईच अदर इन अ पार्क। तो अब आपने पिक्चर एक सेंटेंस में डिस्क्राइब कर दी और स्टोरी लिख ली। तो ये इससे क्या होगा, द साइकोलॉजिस्ट विल नहीं भी लिखेंगे तो भी उसको पता चल जाएगा आपकी स्टोरी, आपकी पिक्चर क्या इमेजिन की है। लेकिन ये लिखने से ही विल गेट इम्प्रेस कि देखो ही हैज़ applied his mind to describe it in one sentence and then he has written a story. So you will get some additional benefit for that कि look he is looking ahead कि picture तो describe करें जिस पे हम story लिख रहे हैं। और ये आपके पार आप विजुअलाइजेशन को भी दर्शाता है। बिल्कुल, योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, एग्जैक्टली, कि आप किस मिशन पे, किस ऑब्जेक्ट पे स्टोरी को डिफाइन, नहीं तो स्टोरी में जाके ढूंढना पड़ता है एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है। एग्जैक्टली वो सर इसको हम लोग अपने यहाँ कहते हैं हिंदी में, जिसको हम प्रेसी कहते हैं या प्रसंग कहते हैं एग्जैक्टली, कि आपने प्रसंग ही क्लियर कर दिया कि आगे का जो है एक्सप्लेनेशन क्या होने वाला है। बात है, तो दैट्स ग्रेट थिंग। और बहुत सही आपने बात कही सर, वो वन लाइन डिफाइन द होल इमेज। बिल्कुल करेक्ट। अब फिर यहाँ पे उन स्टेजेस को अब फाइंड आउट हमें करना होता है, वो क्रिएटिविटी, वो सोशल अप्रोच की कैसे हमें सुधार करना है, क्या बेहतर करना है, दैट इज ऑल अबाउट। हमारा आपका डिस्कशन सर लंबा होता चला जाता है और आजकल की यूट्यूब की दुनिया बड़ी शॉर्ट वाली हो गई है। तो हमें तो लगता है अगर हम टैट के बाद वैट SRT HD डिस्कस करेंगे तो समय और बढ़ता जाएगा। तो आज बेसिकली मैं टैट तक ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहूँगा। हम फर्दर सर वैट पे भी बात करेंगे, SRT भी बात करेंगे। बहुत अच्छा लगता है सर आपसे बात करके। द बेस्ट पार्ट व्हाट आई फील कि लाइक ऑब्वियसली वी हैव इंटरेक्शन विद द मैक्सिमम ऑफिसर्स एंड दे आर रिलेटेड टू डिफरेंट SSB बोर्ड सर। बट एक अच्छी चीज़ आप में जो आप प्रैक्टिकलिटी कनेक्ट करते हो ना सर, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि जैसे कैंडिडेट के दिमाग में सर फोर्स को लेके क्या है कि वो एक अलग इमेज ड्राइव कर लेते हैं कि उसके लिए बिल्कुल जुनूनियत, पागलपन, नशा, डूबे हुए हैं, देशभक्ति, मतलब दे आर ट्राइंग टू मेक समथिंग वेरी वेरी एक्सपोजिव, जो कि अच्छा नहीं है। आपको एक आम इंसान रहना है, जेन्युइन इंसान रहना है, वही आपको रहना है। आपको इतना ज्यादा सुपरमैन और शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। एंड इट्स इन अ वेरी इजी वर्ड एज यू हैव एक्सपीरियंस टू वर्क इन द कॉर्पोरेट इंडस्ट्री टू सर, क्योंकि रियल लाइफ में जाकर के आपको भी एडमिनिस्ट्रेशन ही संभालना है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं किसी यूनिट में ही आपको एक ग्रुप में काम करना है। करेक्ट। और अल्टीमेट सब कुछ अपने आप नहीं चलता है, जो वहाँ बैठा होता है वही उस सिस्टम को क्या कर रहा होता है सर, संभाल रहा होता है। तो जितना प्रैक्टिकल होगा, जितना रियल होगा, उतना ही आप किसी उतने एडमिनिस्ट्रेशन को उतना ही अच्छा आप टेक ओवर कर पाएंगे। तो हमारे सर का तो डिस्कशन चलता ही रहेगा, और कैसा आपको सेशन लग रहा है इस बात को आप जरूर मेंशन करिए। और हमारी पूरी कोशिश है कि हर टेस्ट की वैल्यूज़ को हम रियल तरीके से आपके सामने ले आएँ, और आज टैट को आप गहराई से समझ पाए होंगे कि एग्जैक्टली ये क्या है। और सर ने तो बहुत ही आसान भाषा में सब कुछ डिफाइन की, मुझे तो बहुत मज़ा आया। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, और किस टॉपिक पे और किन चीज़ों पे किस तरह के डाउट एंड क्वेरीज आपके जहन में हैं, या कह लीजिए एक तरीके से जो भ्रांतिमान आपके जहन में हैं वो किस तरह के हैं। वो सारे डाउट्स को ख़त्म करने के लिए हम ये सीरीज़ शुरू किए हैं, और लगातार ये सेशन चलता रहेगा आपके सामने। ढेर सारा प्यार दीजिए, और बिल्कुल अगर SSB आप जा रहे हैं तो आई जस्ट वांट टू सजेस्ट यू वन थिंग कि बिल्कुल MKC का हिस्सा बनिए, बिकॉज एक रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम यहाँ ड्राइव करते हैं। और हमेशा मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग 14 दिन, 28 दिन, 42 दिन की नहीं है। ट्रेनिंग उस एहसास की है, और तब तक है जब तक आप फाइनली रेकमेंड ना हो जाएं, और अंदर से आपकी आवाज़ ना आए कि सर दिस टाइम आई विल क्रैक द SSB, तभी आपको MKC से जाने का अधिकार है। बाकी सर की कुछ लाइनें मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। देश में बहुत सारे बच्चे सर इस समय NDA एंट्री चल रही है सर, जिसके लिए फर्दर डेट्स हैं बच्चों की। फिर आर्मी TS और नेवी TS का भी बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया सर। अभी IMA का भी डेट सिलेक्शन लिंक आ गया है सर। TGC जो है 138 एंट्री का भी डेट सिलेक्शन लिंक आ चुका है। अभी बच्चे SSC का भी फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो कह लीजिए इसमें बिल्कुल एंट्रीज का तांता लगा हुआ है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे MKC क्यों है, और क्या उनको यहाँ बेहतर मिलेगा सर? MKC में पहला स्टेज तो आपने क्लियर कर लिया, जो बहुत अच्छी बात है। माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। लेकिन पहला स्टेज, रिटन स्टेज खाली क्लियर करने से आप NDA नहीं जाएंगे, अनलेस यू क्लियर द सेकंड स्टेज विच एक्चुअली इज़ ईजी, लेकिन लोगों को मुश्किल लगती है, जो SSB स्टेज है। तो आप आइए MKC में, we'll train you, we'll make sure you understand the entire concept of SSB। हर टेस्ट का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ ना कोई OLQ वो देखना चाहते हैं। तो आप अगर हमारे पास आएंगे, हम आपको ब्रीफ करेंगे, ट्रेन करेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। हर टेस्ट की डिटेल्ड जानकारी आपको दी जाएगी कि ये टेस्ट क्या है, क्यों होता है, क्या देखना चाहते हैं, कौन सी OLQ देखना चाहते हैं, और वो आप कैसे दिखा सकते हैं। तो we'll brief you in great detail and make you practice and prepare you for SSB।
राइट सर, थैंक यू सो मच सर फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन। और आप जैसे मैंने कहा कि कुछ भी जो आपकी क्वेरीज हों, जो भी डाउट्स हों, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। हम फिर से हाजिर होंगे इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग सेशन को लेकर, और एसएसबी के हर मिथ को हम बिल्कुल फिनिश करेंगे और आप में कॉन्फिडेंस लाएंगे कि आप आने वाले एसएसबी में बेहतर करके फाइनली आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनने का अपना सपना पूरा कर सकें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।